बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। कल मैट्रिक्स हो गई थी, आज सारणिक की बारी है। सारणिक के ऊपर चर्चा करते हैं, सारणिक का रिवीजन करते हैं, सारणिक की चीजों के बारे में बात करते हैं और किस टाइप की थ्योरी है, किस टाइप के सवाल इस पे बनते हैं, उन सब की बात करते हैं। आ जाओ, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, राधे राधे, आ जाओ। यूट्यूब पे मैंने कहा था, यूट्यूब पे क्लास क्यों डाल रहे हो? यूट्यूब पे मैंने जब वीडियो का जब स्टार्टिंग वीडियो इंट्रोडक्शन डाला था तब मैंने कहा था कि जो लाइव क्लासेस होंगी वो सारी यूट्यूब पे भी हम डालेंगे। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं और ऐप से पढ़ना चाहें तो ऐप से पढ़ सकते हैं। बस एक फायदा ये होगा कि ऐप में आपको लाइव क्लास मिलेगी, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिलेगी। ये मैंने उस समय फ्री कहा था, आपको याद होगा, वीडियो देख लीजिएगा, नहीं याद हो तो। कहा था कि यूट्यूब पे भी क्लासेस डालूंगा, यहाँ पे भी डालूंगा, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ये फायदा रहेगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास में रहेंगी, आपको पीडीएफ मिलेंगी, आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको गाइडेंस क्लासेस मिलेंगी, आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। वो चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे केवल आपको वीडियो मिलेंगे। बस ये फर्क था। यही फर्क अपने आप में काफी बड़ा है, समझ सको तो। ठीक है, चलिए। राधे राधे, आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारणिक को शुरू करूं उससे पहले सवाल सारणिक में दो ही आते हैं। सारणिक में दो ही सवाल है जो आ सकते हैं और आते आए हैं और आते रहेंगे। नंबर एक, गुणधर्म। गुणधर्म के ऊपर सवाल आएगा, पक्का आएगा, हमेशा आया है, हमेशा आएगा। एक गुणधर्म पे सवाल आएगा, एक समीकरण निकाय पे सवाल आएगा। अनंत हल है, अनंत हल है, अद्वितीय हल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। बस ये दो ही सवाल है जो सारणिक में बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। इन दो पे पकड़ बना लो और आपका सारणिक के दो सवाल तैयार हो जाएंगे। सारणिक में और कुछ है भी नहीं, पूछने के लिए कुछ और बचता भी नहीं है। ये दो ही चीजें हैं, एक तो गुणधर्म, सारणिक के जो 5 या 6 जो मेन गुणधर्म होते हैं उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल बनता है पेपर में, या फिर दूसरा हिस्सा जाके बनता है समीकरण निकाय के हल से जुड़ा हुआ सवाल, जिसमें अनंत हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। ये दो चीजों पे पकड़ बना लो, ये दो सवाल आपको सारणिक से मिल जाएंगे। बस सारणिक का यही निचोड़ है, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सारणिक पे। सारणिक सबसे पहले, सारणिक होती क्या है? सारणिक कुछ और नहीं बल्कि एक वर्गाकार मैट्रिक्स को एक नंबर में बदलना है। एक नंबर में बदलना, किसी वर्गाकार मैट्रिक्स को एक नंबर में बदल दो, वो नंबर सारणिक कहलाएगा। एक नंबर में बदल दो। अब कैसे बदलते हैं उसके लिए विस्तार विधि है। एक विधि है जिसको हम विस्तार विधि कहते हैं, उसकी सहायता से हम किसी वर्गाकार मैट्रिक्स को एक नंबर में बदल देते हैं, उसका एक संख्या बना लेते हैं। तो सारणिक क्या है? एक वर्गाकार मैट्रिक्स को एक नंबर में बदलना, या एक नंबर असाइन करना, या एक नंबर में चेंज करना, ये आपकी सारणिक कहलाती है। मान लो एग्जांपल के लिए आपकी कोई मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स को एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किसकी सहायता से? विस्तार विधि द्वारा। विस्तार विधि एक तरीका है जिसकी सहायता से इसको हल किया जाता है। प्लस माइनस, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये नंबर आ गया -8। यही सारणिक कहलाता है, इसी का नाम सारणिक है। इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं, या जैसे ये वाला चिन्ह है ये भी लगा सकते हैं, इसी का नाम सारणिक है। इसी तरीके से आप एक बाय एक तो खुद एक होती है, उसको तो क्या खोलोगे, 2x2 को ऐसे खोलते हैं, 3x3 को विस्तार करके खोलते हैं। वो तो आप सब सारणिक तो पता नहीं कितनी बार खोलते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसे विस्तार विधि कहते हैं, एक्सपेंशन मेथड कहते हैं। एक्सपेंड करके एक नंबर बना लेना, और वो जो नंबर बनता है उसी का नाम सारणिक है ना। हर वर्गाकार मैट्रिक्स को आप एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके जरिए? विस्तार विधि द्वारा। वो जो नंबर बनता है उसी का नाम सारणिक होता है। ये जो नंबर है ये बड़ा खास है, इसमें बड़ी खास खास बातें जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारा इसी नंबर के बारे में, जो लास्ट में सारा निचोड़ बन के वो एक नंबर बन जाता है ना। जैसे इस केस में -8 बना, किसी में 5 बनेगा, किसी में 0 बनेगा। ये जो नंबर है, ये नंबर बड़ा खास है, इसीलिए पूरा टॉपिक है। ये टॉपिक उस नंबर के बारे में ही है। तो आ जाओ, पहले नंबर निकालना सीखते हैं। इस नंबर को निकालना सीखते हैं, सवाल करते हैं। ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है। तो इस सारणी का मान कितना होगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1,
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा, इसका मान कितना होगा? इस सारणी का मान कितना होगा? अगर अभी आपको गुणधर्म पता है तो एक लाइन, गुणधर्म पता है तो एक लाइन में हो जाएगा। विस्तार करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुणधर्मों का यही कमाल है। गुणधर्म आपके सारणी का मान जल्दी आपको निकालने में मदद करते हैं। आपके सारणी का मान, एक तो सारणी का मान तरीके से निकालते हैं। देखो, एक तो हमारा ये तरीका है कि भाई प्लस विस्तार जिसे कहते हैं, प्लस माइनस प्लस विस्तार किया, ये हो गया आपका ओमेगा क्यूब माइनस 1, फिर माइनस ओमेगा, ये कैंसिल, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल, ये ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। एक बात, एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जोड़ 0 होता है। तो ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, उसकी जगह 1 लिख देंगे, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, ये आपका ओमेगा बन गया। ओमेगा बन गया तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, 0 आ गया, तो ये 0, ये 0, ये 0, टोटल क्या आ गया? 0 आ गया। ये हो गया विस्तार द्वारा। अगर आप विस्तार द्वारा करते हैं तो आपको पूरा विस्तार करना पड़ेगा। लेकिन इसी का एक और उपाय होता है जिसे कहते हैं गुणधर्म, जिसकी चर्चा मैंने भी शुरुआत में कही थी। गुणधर्म का काम क्या है? गुणधर्म का काम है सारणी का मान निकालने में आपकी सहायता करना, जल्दी से मान निकालने में मदद करना। जो मान आप विस्तार करके निकालते हो, बोले विस्तार में क्या दिक्कत है? विस्तार में ये दिक्कत है कि जैसे जैसे सवाल बड़ा होता जाएगा विस्तार करने में जोर आएगा, विस्तार करना दुखद हो जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। तब हम गुणधर्मों की मदद लेते हैं इस विस्तार को आसान बनाने के लिए। अब जैसे गुणधर्म ये कहता है कि आप पंक्तियां और स्तंभ आपस में जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पंक्तियां जोड़ दूं, गुणधर्मों की मदद लूं और पंक्तियों को जोड़ दूं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ दूं, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, तीनों रो को अगर मैं जोड़ देता हूं, जो कि मैं कर सकता हूं, अभी नियम आएंगे तब बताऊंगा कि ये तीनों चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सारणी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों पंक्तियों को जोड़ दूं तो जोड़ते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये 0 बन गया। ये रहा आपका रूल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर वाली रो आपकी 0 हो गई। और अगर एक रो 0 हो जाती है तो सारणी का मान हमेशा 0 आता है। ये गुणधर्म कहता है कि अगर एक रो 0 आ गई तो सारणी का मान भी 0 आएगा। तो यह है गुणधर्मों की सहायता से, गुणधर्म आपके काम को आसान कर देते हैं। बस फिलहाल अभी इतना याद रखिए, बाकी गुणधर्म आएंगे तो और चर्चा करेंगे। गुणधर्म का काम है उसी सारणी के मान को विस्तार की सहायता से आप निकाल सकते हैं। सारे बिना गुणधर्म, भाड़ में गए गुणधर्म, आप विस्तार कर सकते हैं, लेकिन विस्तार भारी बहुत पड़ता है। ये तो छोटा सवाल था, थोड़े बड़े सवाल होंगे तो विस्तार खोलने में बहुत जोर आता है। तो गुणधर्म हमारी मदद करते हैं विस्तार को आसान करने में। बिना विस्तार किए ही कई बार उत्तर दे देते हैं, जैसे ये देखिए विस्तार ही नहीं किया उत्तर दे दिया। तो गुणधर्म ये काम आते हैं हमारे। तो ये है आसान करना, सारणी का मान निकालने को आसान बनाना गुणधर्मों का काम है। तो इसका आंसर हो गया 0। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ये जो सारणिक है इसका मान हमेशा ऋणात्मक हो। इसका मान, इस सारणी का जो आप मान निकालो वो मान हमेशा माइनस का आना चाहिए। तो कौन सी बात सच होगी? इस सारणी का मान हमेशा नेगेटिव आए।
इसके लिए कौन सी बात सत्य हो, कौन सी बात निम्न में से, इन चार कथन में से कौन सा कथन अगर सत्य हो गया, इन चार में से कौन सा कथन सत्य हो जाए तो इस सारणी का मान माइनस का ही आएगा, इस सारणी का मान हमेशा माइनस का ही आएगा। तो विस्तार करके देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, विस्तार करने पर ए वज्र गुणा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी सी ए बी सी माइनस कॉमन ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। इसके गुणनखंड होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये जो पद होता है, ये वाला सेकंड वाला पद, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पद को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर। खोल के देखोगे यही चीज आएगी, बस लिखने का दूसरा तरीका है। और गणित में हमेशा हम एक तरीके के बजाय दूसरे तरीके का यूज करते ही हैं चीजों को लिखने में, क्योंकि दूसरा तरीका ज्यादा समझाता है आपको। अब यही चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, और ऐसा क्यों लिखा, इसका कारण है। इसी चीज को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, एक ही चीज है, ब्रैकेट खोल के देख लो, चाहिए कि नहीं है तो ब्रैकेट खोल के देख लो, ऊपर वाला ही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग है। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से ये हुआ कि ये प्लस आएगा, स्क्वायर है प्लस आएगा, ये स्क्वायर है ये भी प्लस आएगा, ये स्क्वायर है ये भी प्लस आएगा, तो कुल मिला के ये प्लस ही आएंगे। ये पूरा ब्रैकेट प्लस का आएगा, ये आगे रहा माइनस। और क्वेश्चन ने कहा है कि उत्तर माइनस का आना चाहिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उत्तर माइनस का आना चाहिए, उत्तर माइनस का आना चाहिए। और उत्तर माइनस का आना चाहिए तो देखो माइनस कैसे आ सकता है, माइनस आने का मतलब ये माइनस बचना चाहिए, इसे बचाओ, है ना, जैसे टाइगर बचाओ चल रहा है, इस माइनस को बचाओ। इस माइनस को कैसे बचा सकते हो, ये प्लस है, अब ये और प्लस आ जाए, ये भी प्लस आ जाए, तो फिर ये माइनस बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस हो जाए, प्लस प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस का है, ये धनात्मक है। तो देखो कौन सा कथन है जो इन तीनों के जोड़ को प्लस बनाता है, इन तीनों के जोड़ को प्लस बनाने वाला भाई कौन है, कौन सा ऑप्शन है जो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस आएगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इस बात की पुख्ता कर रहा है कि ए बी सी तीनों प्लस ले लो, जब ए बी सी तीनों प्लस लोगे तो जोड़ प्लस आएगा ही आएगा। ये क्यों गलत है, ये कह रहा है तीनों माइनस ले लो, तीनों माइनस लेने पे तो जोड़ माइनस आएगा, तीनों माइनस लेने पे तो जोड़ माइनस आएगा। ये कह रहा है शून्य ले लो, शून्य लेने पे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, इसलिए गलत है। ये कह रहा है एबीसी का कोई मान ले लो, कोई मान कैसे ले लो, कोई भी मान लेने पे तो फिर कुछ भी आ सकता है। तो बी गलत, सी गलत, डी गलत। ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि अगर एबीसी प्लस लोगे, तीनों ही प्लस लोगे तो उनका जोड़ भी क्या आएगा, वो भी धनात्मक आएगा। और यही हमें चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी धनात्मक होने चाहिए, तीनों धनात्मक लोगे तो ए प्लस बी प्लस धनात्मक हो जाएगा, और ये धनात्मक हो गया तो सारणी का मान माइनस में अपने आप आ ही जाएगा, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो कई बार विस्तार भी करना पड़ता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक और विस्तार का सवाल ट्राई करते हैं। ये रहा, एबीसी त्रिभुज के कोण है, एबीसी त्रिभुज के कोण है,
ABC त्रिभुज के कोण है, तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें एक ट्रायंगल की इनइक्वालिटी काम आएगी, वो मैंने ऊपर लिखी हुई है। एक ट्रायंगल की एक रिजल्ट है जो कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी कोण है तो को स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर बी प्लस को स्क्वायर सी, को स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर बी प्लस को स्क्वायर सी बराबर होता है 1 - 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये ट्रायंगल वाली ये चीज काम आएगी। तो कई बार सवालों में ऐसी चीज डाल के रखता है वो, जो आपको नहीं पता है तो सवाल अटक जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिर सवाल अटक जाते हैं। ये बड़ी विचित्र चीज है। इसमें ये जो असमीका है ये आपके काम आएगी। आ जाओ सवाल को खोलते हैं। सवाल को खोलेंगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस प्लस, विस्तार करने पर -1 बाहर, 1 - को स्क्वायर है, माइनस कॉस सी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस बी, अब को स्क्वायर ए को स्क्वायर बी को स्क्वायर सी की जगह ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला ये यूज कर दो। को स्क्वायर ए को स्क्वायर सी और को स्क्वायर बी, इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 1 - 2 कॉस ए कॉस बी, इसकी जगह 1 - 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, और ये दोनों मिलकर एक और एक 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये कट गया, ये 0। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज कि जब हम लोग ये करते हैं ना तो सारणिकों में हम जुगाड़ बहुत अपनाते हैं, क्योंकि सारणी के जुगाड़ से हो जाती है, और ये हमारा एक तरह का ब्रह्मास्त्र भी होता है। जब भी हम सारणिक को करते हैं ना तो ज्यादातर हम जुगाड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं कि भाई, है ना, गुणधर्म तो पता नहीं कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, और गुणधर्म होते भी बहुत भांति भांति के, ये वाला लगेगा ये नहीं लगेगा, तो हम गुणधर्मों के चक्कर में कम ही पढ़ना चाहते हैं। कोई मजबूरी में कोई डलवा दे तो बात अलग है, अदरवाइज हम क्वेश्चन करते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या, और बीच का रास्ता एक जुगाड़ है जो काम करता है कि भाई त्रिभुज के 3 कोण है, तीनों कोण का जोड़ 180 होना चाहिए। त्रिभुज के कोण है ना, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो आप एक काम करो, ए बी सी का मान ऐसा चूज करो जिससे जोड़ 180 आ जाए। बस ऐसा एबीसी ले लो, कोई भी ऐसा एबीसी चूज कर लो और रख लो। लेकिन याद रखिए, एबीसी ऐसा चूज करना जिससे ऑप्शन ना टकरा जाए। ये टकराने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एबीसी का मान रखा और इससे आंसर आया 0, और आपके 2 ऑप्शन भी 0 आ रहे हैं। जैसे अभी कोई ना कह रहा है कि 90 रख दो, अगर 90 रख दिया तो 2 ऑप्शन टकराएंगे, 90 रखने पे 2 ऑप्शन टकराएंगे। सी का मान 90 होगा तो कॉस सी 90, कॉस 90 का मान 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बी सही है कि सी सही है?
तो ऐसे ऑप्शन रखिएगा जो आपस में टकराए नहीं। हाँ, जैसे दर्शन कह रहा है ये काम करो, तीनों ही 60-60 रख दो, तीनों 60-60 रख दो, तीनों 60 रख दो, जीरो रख दो, एक जीरो यूज कर लो, एक दूसरा भी जीरो यूज कर लो, 300 काम में ले लो, 0-0-180 ये काम में ले लो, ये चल जाएगा। 0-0-60 भी थोड़ा मान निकालने में जोर आएगा, निकाल तो सकते हो ऐसे 60 पे, cos 60 तो 1/2 ही होता है, तो दुखदाई है नहीं, तो 60-60 ट्राई कर सकते हो। ए और बी 0 ले लो, सी 180 ले लो, तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ऐसा कोई, लेकिन रिपीट ऑप्शन ना टकराए, पहले ऑप्शन पे देख लेना, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी कई कह रहे थे कि ए बी सी जो है वो ये 60 वो 30 ले लो, ये 60 ले लो, वो 90 ले लो, 90 लेते ही दो विकल्प टकरा रहे हैं, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर जो शॉर्टकट आप जुगाड़ लगा रहे हैं वो जुगाड़ लंबा जुगाड़ हो जाएगा। तो ऐसा पहले ऑप्शनों को देख के उसके बाद में सवाल में रखना, पहले मत रखना। तो यहाँ पे सबसे सही यही रहेगा कि ए बी सी तीनों 60-60 रख दो, कोई नहीं टकराएगा, और सॉल्व कर लो। कोई फॉर्मूले की जरूरत है ना कोई और की जरूरत है। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60, लेकिन फिर से रिपीट, सावधान, विकल्प ना टकराएं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जुगाड़ करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके विकल्प ना टकराएं। तो सौरभ कह रहा है कि 0-0-180 त्रिभुज कैसे बनेंगे, तो 0-0-180 सरल रेखा बन जाएगी, जीरो क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बन जाएगा। एक सरल रेखा भी त्रिभुज होता है। इस बार यही तो किया, फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में यही एक सवाल, फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में एक सवाल था, ये रेखा है, क्या ये बेलन है? सोच के बताइएगा, क्या ये बेलन है? एक सरल रेखा बेलन होती है? एक सरल रेखा बेलन होती है? आप कहोगे नहीं होती, वैसे होती है, ध्यान से देखो। अगर त्रिज्या 0 कर दे, अगर किसी बेलन की त्रिज्या 0 कर दे, तो क्या वो रेखा नहीं होगी? तो रेखा एक बेलन का ही उदाहरण है। इस बार इतने दिमाग वाले सवाल जो फर्स्ट ग्रेड में जो सवाल डाले थे उसमें ऐसे सवाल भी थे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप गौर करें सवालों में तो सवालों में ये सुंदरता थी। ऐसा सवाल भी था कि एक रेखा बेलन होती है, जीरो त्रिज्या की रेखा एक बेलन ही होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, सारणिक के गुणधर्म के ऊपर आ जाते हैं। वही बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, आर का मान 0, हाँ सही है, आर का मान 0 कर दो, रेखा शंकु भी बनती है, रेखा शंकु में भी काउंट होती है। अगर आर का मान 0, अगर किसी शंकु की त्रिज्या 0, तो वो रेखा बन जाएगी, यानी रेखा भी एक प्रकार का शंकु है। ऐसी ऐसी गहरी गहरी चीजें थी पेपर में। बढ़ते हैं आगे, सारणिक के गुणधर्मों से मिलते हैं। गुणधर्म वो है जो हमारी मदद करेंगे सारणिक का मान निकालने में, वो हमारे मान निकालने में हमारी मदद करेंगे। नंबर 1 गुणधर्म, पहला गुणधर्म कहता है कि ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का परिवर्त कर दिया तो उसके सारणिक का मान, उसकी पंक्तियां स्तंभ बदल जाएंगे, लेकिन सारणिक का मान नहीं बदलेगा। वो जो लास्ट में एक उत्तर आता है वो नहीं बदलेगा, वो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। ट्रांसपोज करने से वो उत्तर जो फाइनल आंसर आता है वो कभी नहीं बदलता, वो ट्रांसपोज से पहले जितना था ट्रांसपोज के बाद भी उतना ही रहेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कहता है अगर आपने कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ बदल दिए, कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभ अगर आपस में इंटरचेंज कर दिए, जैसे आर आई पंक्ति है उसको उठाकर आर जे की जगह रख दिया, या आर जे को उठाकर आर आई की जगह रख दिया, अगर आपने दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया, तो ऐसा करने पर सारणिक का मान का चिन्ह बदल जाएगा, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाएगा। यानी सारणिक का मान जो भी पहले आ रहा था, अब सारणिक का मान उसका माइनस में आने लग जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस था तो माइनस हो जाएगा और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, जो भी था। मात्रा नहीं बदलेगी, मात्रा 5 थी तो 5 ही रहेगी, बस +5 से -5, -5 से +5 हो जाएगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो पंक्तियां बदलने पर, कोई भी दो पंक्तियां आपने ली और इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो, ये वाली
आपस में बदल दी, 2 कॉलम आपस में बदल दिए, स्विच करवा दिए, तू यहां जा तू यहां जा, 2 पंक्तियां स्विच करवा दी या 2 स्तंभ स्विच करवा दिए। ऐसा करने पर जो आपके सारणी का मान पहले जो भी आ रहा था वही सारणी का मान बाद में आएगा चिन्ह बदल के। 5 आ रहा था तो -5 आ जाएगा, -5 आ रहा था तो +5 आ जाएगा, बस यही रहेगा, इतना ही फर्क पड़ता है। नंबर 3, अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां सेम हो गई, कोई भी 2 पंक्तियां सेम है, आई नंबर वाली पंक्ति और जे नंबर वाली पंक्ति सेम है, या फिर 2 कॉलम सेम है, कोई बात नहीं, 2 पंक्तियां एक जैसी है, कॉपी है, या 2 कॉलम एक दूसरे के कॉपी है, तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सेम हो जाते हैं, सर्वसम मतलब बिल्कुल एक जैसे, डिट्टो सेम अगर हो जाते हैं तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो सारणी का मान इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला चौथा नियम, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। अगर आपने कोई भी एक पंक्ति को किसी नंबर से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर, कोई भी एक पंक्ति को या एक स्तंभ को, अपनी मर्जी की कोई पंक्ति कोई स्तंभ ले लो, अगर आपने पंक्ति को 5 से गुणा किया, एक पंक्ति को, सबको नहीं, एक को, अगर आपने एक पंक्ति को 5 से गुणा किया तो सारणी का मान भी 5 गुना हो जाएगा। पंक्ति को 5 से गुणा करने पर सारणी का मान भी 5 गुना हो जाएगा। से यहां ले लेते हैं, अगर मैंने किसी पंक्ति को 5 से गुणा किया, कोई भी पंक्ति को या किसी स्तंभ को 5 से गुणा किया तो सारणी का मान भी 5 से गुणा हो जाएगा। सारणी का मान भी 5 गुना हो जाएगा। पंक्ति 5 गुना कर रहे हो तो सारणी का मान भी 5 गुना हो जाएगा। पंक्ति 5 गुना कर रहे हो तो सारणी का मान भी 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, सारी पंक्तियां नहीं करनी है, एक पंक्ति को गुणा करना है, किसी एक पंक्ति को। अगर आपने 2 पंक्तियों गुणा किया तो वो 2 गुना मानी जाएगी और सारणी का मान 5 गुणा 5 25 गुना हो जाएगा। अगर 3 पंक्तियों से गुणा किया तो 3 गुना मानी जाएगी, 5 गुना 5 गुना 5 125 हो जाएगा। तो एक ही पंक्ति को गुणा करना है। अगर एक पंक्ति को आपने जिससे भी गुणा किया, सारणी का मान उतना गुना हो जाता है। फिर दूसरी पंक्ति को, मान लो पहली पंक्ति को 5 से गुणा किया तो सारणी का मान 5 गुना हो गया। दूसरी पंक्ति को 7 से गुणा किया तो 7 गुना और हो गया। तीसरी पंक्ति को 6 से गुणा किया तो 6 गुना और हो गया। तो जैसे जैसे आप पंक्तियों को गुणा करते जाएंगे, सारणी का मान भी उससे गुणा होता चला जाएगा। अगला, लास्ट 2 और बहुत महत्वपूर्ण नियम, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसके ऊपर सवाल ज्यादातर आते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। पहली प्रॉपर्टी जो है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये कहती है यदि किसी पंक्ति की कोई आपके पास कोई सारणिक है, उसकी कोई भी एक पंक्ति को पकड़ लीजिए या कोई भी एक स्तंभ को पकड़ लीजिए और उसे 2-2 के रूप में लिख लीजिए, 2-2 के रूप में, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस तरीके से 2-2 के रूप में उसको लिख लीजिए। कोई भी एक पंक्ति, ध्यान से रिपीट करूं, नंबर 5 को ध्यान से सुनिएगा, नंबर 5 को ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी सारणिक है, उस सारणिक की एक पंक्ति उठा लीजिए, स्तंभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भेदभाव नहीं है। जो नियम पंक्ति के लिए सच है वो सबके सब स्तंभ के लिए सच है, जो जो पंक्ति के लिए सच है वो सब स्तंभ के लिए भी सच है। तो इसलिए वापस से आते हैं, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ जो आपको अच्छा लगे वो चुन लो। वो चुनने के बाद उस पंक्ति को 2-2 के जोड़ के रूप में लिख लो, 2-2 के जोड़ के रूप में उसको लिख लो। लिख लिया, फिर पहले पहले अवयव को लेकर एक सारणिक, दूसरे दूसरे को लेकर दूसरी सारणिक, 2 सारणिक के जोड़ के रूप में बनाया जा सकता है, ये रूल कहता है। अच्छा, समझाता हूं। जैसे ये आपकी कोई भी सारणिक है, 2 5 7 11 3 8 3 5 2। अब इस सारणिक की कोई भी एक पंक्ति अपनी सुविधा से चूज कर लो, कोई भी एक पंक्ति अपनी सुविधा से चूज कर लो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है, एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक। 6 जने हैं यहां, फिलहाल 6 जने हैं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 6 में से जो पसंद आए वो चुन लो, है ना। चाहे पासा फेंक लो, पासा पड़ा है तो पासा फेंक लो, आपको खुद से नहीं याद आ रहा तो कोई पासा फेंक के देख लो। मान लो पासे में आया पंक्ति नंबर 2, ठीक, पंक्ति नंबर 2 को 2-2 के जोड़ के रूप में लिख लो, 2-2 के जोड़ के रूप में लिख लो। अब 11 है, 11 के 2 टुकड़े करो,
जो भी तुम्हें चाहो, जैसे चाहो, दो दो टुकड़े कर लो। ये दो पंक्तियां जिनको नहीं चुना है उनको तो पड़े रहने दो, और जिसको चुना है उसके दो दो टुकड़े कर लो। जैसे 11 है, 11 के दो टुकड़े क्या करना चाहोगे? जो करना चाहो कर लो। बोला 6 और 5, चलो 6 और 5। 3 के 2 प्लस 1, या 5 माइनस 2 भी तो कर सकते हैं। हाँ, 5 माइनस 2 भी कर सकते हैं। करो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। 8 के, 8 के माइनस से करना चाहो प्लस से करना चाहो, दो टुकड़े करने हैं बस। दो टुकड़े कर लेते हैं, 6 प्लस 2। बिल्कुल सब चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। हो गए। अब हमारा रूल क्या कहता है? यहां से रूल होता है एक्टिवेट। यहां से रूल कहता है कि अब आप इसे दो सारणिकों में तोड़ लो। पहला पहला लेकर एक सारणिक, पहला पहला लेकर एक सारणिक, और दूसरा दूसरा लेकर एक सारणिक। पहले पहले बंदे को लेकर एक सारणिक, पहले पहले को 6 5 6, 6 5 6। दूसरे दूसरे को लेकर 2 5 माइनस 2 2। इन दो सारणिकों का जोड़ और इसका जोड़ एक जैसा है ना। दो पंक्तियां नहीं, एक बार में एक ही पंक्ति चलेगी, एक बार में एक पंक्ति चलेगी। मतलब दो पंक्तियां हो तो दो पंक्तियां हो तो दो बार में करना पड़ेगा आपको। पहले एक पंक्ति को निपटाओ, फिर दूसरी पंक्ति को निपटाओ। एक साथ रूल नहीं लगा सकते। अब वो तीनों की तीनों पंक्तियों में ऐसा हो तो नहीं, एक बार में एक पंक्ति, वन टाइम वन रो या वन कॉलम, कोई भी एक टाइम पर एक, एक टाइम पर एक, जो भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पर एक। दूसरी बार आएगी, बारी आएगी अगली बार में, जो आपको पसंद हो उसको पहले ले लो। बोले इसको तो कई तरीके से तोड़ सकते हैं। हाँ, कई तरीके से तोड़ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है वैसे तोड़ो। ये रूल ये नहीं कहता कि ऐसे तोड़ो वैसे तोड़ो। रूल कह रहा है भाई, अब आप, रूल ये नहीं कह रहा कि 11 को 6 5 तोड़ो। रूल तो कह रहा है जैसे तुम्हारा मन करे करो, उत्तर बराबर आएगा। अब चाहे इस सारणी का मान निकाल लो और इन दो का मान निकाल के जोड़ लो, एक ही उत्तर आएगा, सेम उत्तर आएगा, उत्तर एकदम सेम आएगा। ये हमारा गुणधर्म नंबर 5 चलाता है। कभी कभी ये स्पेशल हो जाता है, कई बार हमें सारणी को तोड़ना पड़ता है, तब ये काम आता है। अभी सवाल करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये तोड़ने में हमारे बहुत मदद करता है। कई बार सवाल को तोड़ना होता है। हाँ, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलती है यार, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। जो भी अभी क्लास होगी, क्लास खत्म होने के बाद में घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बाद वो प्रोसेस होता है। उसके बाद में वो प्रोसेस क्या होता है, 240 से 360 या 480 पे जो सेटिंग होती है, ऑटोमेटिक सेट होता है, वो सेट हो जाता है घंटे 2 घंटे में। वो होके फिर वो आपकी जो लाइव क्लास सेक्शन है वहां पे ये रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है। और फिर हम लोग कुछ घंटे बाद हम लोग उठा के उसको कोर्स के कंटेंट के अंदर वहां पे भी डाल देते हैं। दोनों जगह मिल जाती है। लाइव क्लास वाला सेक्शन है वहां तो लगभग घंटे 2 घंटे बाद मिल ही जाती है। और फिर वो जो कोर्स है वहां पे फिर हमारे लोग हैं, उनको जैसे टाइम मिलता है वो उसके हिसाब से डाल देते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर पे ज्यादा, आप ऑटोमेटिक सिस्टम पे ज्यादा भरोसा करिएगा, वो पक्का है। वो लाइव सेक्शन में ऑटोमेटिक चला जाता है तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा कोई हाथ नहीं है, ये अच्छी बात है, इसलिए टाइम पे पहुंच जाता है वहां पे। हमारे वाला थोड़ा बहुत लेट शेट होता रहेगा, है ना। ठीक है, आ जाओ। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसके ऊपर सब कुछ चलता है, और ये बड़ा कमाल का रूल है, बहुत ही कमाल का रूल है। ये रूल ये आपको समझाता है कि एक सारणी के ये जो नंबर है, ये नंबर आपस में इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड है कि आप अगर इनको बदल भी लो तो आप सारणी के मान को नहीं बदल सकते। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर आपको नॉर्मल नंबर दिख रहे होंगे, ये नॉर्मल नंबर नहीं है, ये नंबर बड़े खास है। इन नंबरों को आप चाहे जैसे चेंज कर लो, रूल के हिसाब से चाहे जैसे चेंज कर लो, आप इसके मान को नहीं बदल सकते। आप इसके मान को नहीं बदल सकते। समझो, अगर आपके पास कोई सारणिक है, इस रूल पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करिएगा क्योंकि ये रूल बहुत जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मानो इस सारणी का मान k आ रहा है,
इस सारणिक का मान k आ रहा है। हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं। अरे यूट्यूब पे बताया हुआ है मैंने, यूट्यूब पे डालूंगा। मैंने पहले कहा था, जिस दिन वीडियो बनाया था उसी टाइम मैंने कहा था कि यूट्यूब पे क्लासेस जाएंगी, और आपको कहा था आराम से जाके वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फीस रिफंड करवा लीजिए, मैसेज कर दीजिए, फीस रिफंड कर लीजिए। अगर किसी को भी कोई परेशानी है, किसी को नहीं सूट होता है कोर्स, तो आप फीस रिफंड करवा सकते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। और वो मैंने बता दिया कि कोर्स यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएंगी, यहाँ लाइव हो रही है, वहां रिकॉर्डेड में जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको गाइडेंस क्लास मिलेगी जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, गाइडेंस क्लास यहाँ मिलेगी, यहाँ पे और चीजें मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सारे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उनकी पीडीएफ होंगी, ढेर सारी चीजें यहाँ होंगी। वो चीज यूट्यूब पे नहीं हो सकती, वो सिर्फ यहाँ होगी। और अगर इस बात को आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे वीडियो में साफ साफ कहा था, आप लोगों को याद होगा, मैंने पूरा डिटेल में ये बात समझाई थी कि भाई मेरा कोर्स बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। नंबर एक बात, मेरा पैसा कमाना नहीं है। मैंने कहा ये कोर्स सबके लिए है, यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं हो सकती, तो यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा और ऐप के ऊपर लाइव क्लास होगी, तो जो कोर्स में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, उसमें जाए। फिर बोलोगे 500 रुपए क्यों कर रखिए? 500 रुपए इसलिए कर रखिए कि पिछली बार मैंने 1-1 रुपए फीस की थी, तो 1-1 रुपए फीस करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो लायक नहीं थे, जो उस कोर्स के लायक नहीं थे, तो इसलिए जरूरी था कि एक पॉइंट हो। 500 रुपए लगेंगी, थोड़ी खुजली तो होगी, तो वही बच्चा आएगा जो सीरियस होगा कोर्स में, वही बच्चा आएगा जो सीरियस होगा। 500 रुपए तो सबको अच्छे लगते होंगे, तो 500 रुपए खर्च वही करेगा जो थोड़ा समझदार होगा, इसलिए 500 रुपए फीस रखी गई है। यूट्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वहां मुझे, अब आप मेरे ऐप पे आए हो या मेरे कोर्स का हिस्सा बने हो, मेरे गाइडेंस का हिस्सा बने हो, तो जरूरी है कि मैं समझदार बच्चों से ही बात करूं, तो समझदारी की कीमत 500 रुपए है, ताकि ये गारंटी हो कि हर कोई उठा के 1 रुपए के चक्कर में ना आ जाए। तो वो 1 रुपए वाली चीज को बंद करने के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है, क्योंकि यहाँ आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन होगा। यूट्यूब पे तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वहां तो रिकॉर्डेड चलेगा, तो जो चाहे बोले, जो चाहे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समझदार लोग ही आए, और समझदारी की कीमत होगी कुछ, तो ये 500 रुपए कीमत है, ठीक है। चलो, हाँ, तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि अब ये फीस 500 रुपए नहीं, इसमें भी मैंने कहा था, उसमें भी मैंने, अगर कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो हमारे नंबरों पे कॉल करिए, हम मदद करेंगे। हुआ है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने फायदा उठाया इस बात का भी, हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर है सर, हमारे पास पैसा नहीं है या नहीं है, तो हमने मदद की है। उसका मकसद ऐसा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, ये चीज को समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना फीस रिफंड करवा सकते हैं, ठीक। चलो आ जाओ, आगे आते। तो ये क्या कहता है कि ये जो नंबर है, इस गुणधर्म को ही पकड़ना है हमें, ये गुणधर्म है जिसपे सवाल आएगा, ये गुणधर्म है जिसपे सवाल आएगा। ये कहता है ये पंक्तियां रही, ये स्तंभ रहे, ये नंबर नॉर्मल नंबर नहीं है, इन नंबरों को आप कितना भी बदल लो, ये उत्तर नहीं बदलेगा, ये उत्तर हमेशा इतना ही आएगा। इन नंबरों को आप बदलो, आप उत्तर नहीं बदल सकते। नंबर बदल सकते हो, उत्तर नहीं बदल सकते। नंबर बदल सकते हो, उत्तर नहीं बदल सकते। अब आप इनको आपस में घटा लो, कोई भी पंक्ति में, कोई भी पंक्ति, यहां से कोई भी पंक्ति उठाओ, मान लो आर आई उठा ली, उस पंक्ति में कोई भी दूसरी पंक्ति गुणा करके, किसी भी नंबर से गुणा करके, चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, कुछ भी कर लो तुम, चाहे जोड़ लो घटा लो, 5000 से गुणा कर दो, 50,000 से गुणा कर दो, आप इस सारणी का मान चेंज नहीं कर सकते, आप सारणी का मान चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, आप कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, आप कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, आप कॉलम के साथ भी ऐसा, आप चाहे जितनी बार ऐसा कर सकते हैं, चाहे जितनी बार, लेकिन मजाल है आप सारणी के मान को हिला भी सको। तो सोचो सारणी का मान कितना गहरा होता है, सारणी का मान अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के अंदर जो धार होती है वो आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कुल्हाड़ी है तो धार होगी होगी, हाँ कम ज्यादा हो सकती है, धार चेंज नहीं कर सकते, तो वो उसका असेंस है, ये उसका है। सारणी का मान इतना गहरा होता है, ये रूल सारणी के मान को समझाता है। तो ये क्या कह रहा है देखो, यदि सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति को, एक पंक्ति में कोई दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके, कोई संख्या से आपने गुणा कर दिया, 5, 15, 2, 7, 8, 3/7,
किसी से भी गुणा करके अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा, यानी सारणिक चेंज होती ही नहीं है कभी। आप नंबरों को बदल सकते हैं, इन नंबरों को चेंज कर सकते हैं, सारणिक का मान चेंज नहीं कर सकते। बस यही सारा खेल है कि आप कुछ भी करिए सारणिक के अंदर, बाहर वही बना रहेगा। ये सवाल है। आ जाओ, कैसे सवाल आते हैं इसके ऊपर, ये देखो, ये रहा पहला सवाल, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अभी जो हम पांचवा और छठा गुणधर्म था ना, पांचवा और छठा गुणधर्म, यार गहरी बातें मत पूछो, इतनी पूछोगे फिर मैं भटक जाऊंगा और मुझे गहरे सवालों के जवाब देने में मजा भी आता है। वो ये पूछ रहा है कि सारणी का मान जो होता है वो इस मैट्रिक्स में क्यों निकलता है, सारणी का मान ऐसे ही क्यों निकलता है। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मैं भटक जाऊंगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार, है ना। वैसे मुझे डेप्थ में जाना बहुत पसंद है, ऐसे सवाल पूछोगे तो मेरे आत्मा जाग उठेगी और फिर मैं उन सवालों पे चला जाऊंगा, तो बेहतर है मुझे रोके रहने दो। ठीक है, बहुत सारी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि सारणी का मान ऐसे ही क्यों निकलता है। ऐसे ही नहीं निकलता, सारणी के मान निकालने के 50 तरीके हैं, सारणी के मान निकालने के 50 तरीके हैं, और आप घर बैठ के एक नया तरीका और बना सकते हैं। आप सारणी के मान का ये तरीका भी बना सकते हैं कि सीधा सीधा जोड़ो 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 उत्तर आ गया, ये भी सारणी का मान है। लेकिन इसको बस लोकप्रियता नहीं मिलेगी, लोकप्रियता इस पुराने वाले तरीके को मिली हुई है, आप वाले को नहीं मिलेगी। आपका तरीका आपके नाम पे बुक हो जाएगा, सपोज करो विनोद है तो विनोद के नाम पे सारणी का मान निकालने का विनोद तरीका या विनोद विधि, एक विधि और बन जाएगी बस, है ना। सारणी का मान आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, ये जनरल तरीका है, सारे तरीकों में से एक तरीका है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए अभी वही करो, एबीसी का कोई मान रख लो, एबीसी का कोई मान रख लो, लेकिन एबीसी का मान ऐसा रखना जीरो मत आ जाए, जीरो नहीं आ जाए वरना खेल बिगड़ जाएगा, के का मान आएगा ही नहीं। तो ए का मान 0 ले लेते हैं, बी का मान 1 ले लेते हैं, सी का मान 2 ले लेते हैं। ये सेफ मान है, ज्यादा सरल पे मत चले जाना, ज्यादा सरल पे मत चले जाना, कहीं सोचो 0 0 जो ले लूं, अगर 0 0 ले लिया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, के का मान आएगा ही नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा समझदारी मत कर देना, ज्यादा समझदारी के चक्कर में पूरा उत्तर 0 हो जाएगा। ए का मान 0, बी का मान 1, सी का मान 2, कुछ ऐसा थोड़ा सा टफ मान लीजिएगा जिससे 0 नहीं आए। ठीक है, ए 0 बी 1 सी 2 रखो, ए 0 प्लस बी 1 ये कितना आ गया 1, बी प्लस सी ये कितना आ गया 3, सी प्लस ए ये कितना आ गया, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, प्लस माइनस प्लस। इधर विस्तार कर दो, ये 0 हो जाएगा, दो दो 4 हो गया, -1 -8 माइनस करना 16, 23 में से 5 गया 18, ये बराबर एक का माना गया। ये है जुगाड़ की ताकत। तो सारणिक में जुगाड़ चलते हैं, सारणिक में जुगाड़ चलते हैं, क्योंकि गुणधर्म याद आए नहीं आए, पता नहीं कौन सा लगे कौन सा नहीं लगे। और अभी तक सबसे अच्छी बात है हमारे पेपर में कोई इतने अच्छे सवाल नहीं बन रहे हैं, आराम से जुगाड़ काम कर जाता है, आराम से आपका जुगाड़ काम कर जाता है। देखो लग गया ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिएगा, ज्यादा लालच मत करिएगा,
ज्यादा लालच मरा देगा। ज्यादा लालच में क्या करता है कई बार बच्चा, A0 और B0 और C0। ज्यादा लालच मत करो भाई, A0 रख दिया ना, A0 रख दिया, B1 रख दो, C2 रख दो। ज्यादा लालच करोगे पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि पूरा लालच करोगे सब कुछ 0 आ गया, K का मान ही नहीं आया, वापस से शुरू करना पड़ा, फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा सा एक मान थोड़ा टफ रखिएगा, ताकि आपको दोबारा से चक्कर ना काटना पड़े, वरना दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा। ज्यादा लालच मत करिएगा। कई बच्चे क्या होता है, वही होते हैं A0 और B0 और C0, फिर ऐसा तीनों 0 रखते हैं, पता चलता है पूरी मेहनत बेकार होगी, दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा ABC चेंज करो, दोबारा स्टार्ट करो। इसलिए एक दो मान थोड़े से अलग ले लेना, ताकि 0 नहीं आ जाए, ठीक है ना। ज्यादा लालच से बचिएगा। चलो एग्जाम्पल एक और है, ये रहा, करो इसको, और थोड़े कम लालच के साथ। है अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा रुको 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 रुको, वो एक जना कह रहा है गलत कह रहा है, इसको तो अलग अलग नहीं कर सकते। चलो जवाब दो, इसको मैं अगर अलग अलग करूं कितनी सारणी क्या बनेगी? इसको मैं अलग अलग करूं रूल नंबर 5 के अनुसार, अगर मैं इसको अलग अलग करूं कितनी सारणी के बनेगी? इसकी कितनी सारणी के बनेंगी अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो? अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो कितनी सारणी के बनेंगी? दो, दो बनेगी? नहीं, यही तो गड़बड़ है, दो बनेगी। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो दो बनेगी। सही जवाब दो। शाबाश प्रियंका, 8 बनेगी, 8। 8 कहां से बनेगी? 8, 8 बनने वाली है, 8। मतलब 8 कैसे बनने वाली है? देखो 8 ऐसे बनेगी कि सबसे पहले आप एक पंक्ति के टुकड़े करोगे, एक पंक्ति को पकड़ोगे, एक पंक्ति को टुकड़े करते ही दो तो यहीं बन जाएंगे। पहली पंक्ति को टारगेट किया और पहली पंक्ति को टारगेट करते ही दो बन गई, बन गई, दो बन गई। फिर दूसरी पंक्ति को टारगेट किया तो इससे ये दो और बन गई, इससे दो बन गई। फिर इनमें तीसरी पंक्ति को टारगेट किया, थर्ड पंक्ति को, एक दो तीन चार पांच छह सात और 8, 8 बनेगी, 8। एक एक करके धीरे धीरे करके देखो, खुद पता चल जाएगा। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, करके देखो। पहली पंक्ति को तोड़ो, पहली पंक्ति को तोड़ते ही, पहली पंक्ति को तोड़ोगे ना तो दूसरी और तीसरी पंक्ति एकदम साबत रहेगी, एकदम साबत, हिलेगी भी नहीं है। पहली पंक्ति टूटेगी, फिर दूसरी पंक्ति तोड़ोगे तो दो दो के 4 आएंगे, फिर तीसरी तोड़ोगे उसके 4 आएंगे, तो ये हो जाएंगे 8। 8 सारणी खोल लोगे आप? 8 खोल लोगे? बोला नहीं नहीं खुलेगी, तो रहने दो फिर, ये जुगाड़ ही ठीक है, फिर ये जुगाड़ ही ठीक है, समझे? तो क्यों नहीं किया जुगाड़? क्यों जिंदाबाद है? जुगाड़ इसलिए जिंदाबाद है, अगर मैन तरीके से गलत करना चाहते हो तो दो में तोड़ दो, गलत करना चाहते हो तो बोले उत्तर तुम्हारा आ गया, तो कई बार गलत करके भी उत्तर आ जाता है। भाग्य साथ होता है तो गलत करके भी उत्तर आ जाता है। आप भाग्यशाली हैं, गलत करके भी उत्तर आ गया, इससे ज्यादा भाग्यशाली क्या होगा? कोई सही करके भी नंबर नहीं आते, वो सही करके भी गलत हो जाता है, और कईयों का गलत करके भी सही हो जाता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन वरना अगर हम तोड़ेंगे तो 8 टूटेंगे। 8 तोड़ना, 8 तोड़ना फिर सोल्व करना इतना आसान नहीं है, तो बचो, दूर रहना है हमें इससे, हमें इससे दूर रहना है। अगला सवाल, हाँ, एक सिक्के को 3 बार उछालने जैसा होता है। एक पंक्ति टूटी, 2 आई, फिर दूसरी पंक्ति टूटी, 2 की 4 बन गई, फिर तीसरी पंक्ति टूटी, 4 की 8 बन गई। हर बार दुगना 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 होता रहेगा, इसलिए हम इसको उस तरीके से नहीं खोल सकते। यहाँ पे देखो और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान मत रखो, गुणधर्म बैठ रहा है इसमें, इसमें गुणधर्म बैठ रहा है, तो गुणधर्म बैठ रहा है तो गुणधर्म बैठाओ। अगर कोई सिंपल सा गुणधर्म बैठता है तो कमाल है, और यहाँ पे एक गुणधर्म हमारा बैठेगा। इस पंक्ति को देखो, ये इसे देखो, अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को जोड़ दें, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को जोड़ा है और उसे कॉलम नंबर 1 की जगह पे लिखा है। 1 को और 3 को जोड़कर 1 की जगह लिखने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लो। फर्स्ट कॉलम में से ये कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कॉमन लिया, दो पंक्तियां सेम हो गई। ज्यादा पेन मत चलाओ, ज्यादा पेन मत चलाओ, ठीक है। मेरी तरफ मत देखना, मुझे समझाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे समझाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। आपकी कोई मजबूरी नहीं, आपको किसी को नहीं समझाना, आपको करना है तो कम से कम पेन चलाओ। जो चीजें बिना पेन चलाए हो सकती है बिना पेन चलाए करो। अब ये चीज आप दिमाग में भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो। भैया इसको जोड़ेंगे ये सेम आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, उत्तर 0 आ गया। तो ये बहुत जरूरी बात है कि आप पेन कम से कम चलाएं। हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हमें समझाना पड़ता है, हमें चीजें समझानी पड़ती है, आपको कुछ नहीं समझाना। सही है बात? नहीं 0 आएगा, गलती करोगे तो नहीं आएगा, गलती नहीं करोगे तो 0 ही आएगा, गलती नहीं करोगे तो 0 ही आएगा। अच्छा वो कुछ, अच्छा ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है। तो कुछ कैलकुलेशन जो है ना वो कम से कम रखो। अच्छा एक और चीज की आदत डालो, एक तो जब भी आप सवाल निकालो ना, अब आप सवाल निकालो, जब रिवीजन आप करते हो तो रिवीजन का एक खास नियम होता है कि रिवीजन कभी भी पूरी कॉपी में मत करें, रिवीजन हमेशा एक पेज लेकर करें। रिवीजन हमेशा 1 पेज होना चाहिए, अपने पास एक पेज ले लो, सिर्फ एक पेज बस। एक पेज के ऊपर जितने भी सवाल हम कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक पेज पे निकालना। भला इतना में थोड़ी होता है, नहीं होता, करना पड़ेगा ना, पेज आपके पास कौन ला के देगा। तो ये आदत गंदी है, पूरे पेज पे देखो। पहली टाइम कोर्स करते हो तब तो आप पूरी किताब भरिए, रजिस्टर भरिए, 2-4 भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन आप रजिस्टर में नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो ये गलत तैयारी है, ये बिल्कुल गलत तैयारी है। ये वो बंदा है जो क्रिकेट की तैयारी फुटबॉल के मैदान में कर रहा है, तो ये गलत हो रहा है, तो ये ना करिएगा। एक पेज लेकर ही सवाल निकालिएगा, सिर्फ एक पेज, मतलब भर गया तो उसके ऊपर लिखो, ओवर राइटिंग करो। आदत डालो इस बात की कि पेज भरना नहीं है, पेज छोटा दिखेगा तो आप कम से कम लिखने की आदत डालेंगे, जितना कम लिखेंगे उतना समय बचेगा। तो सिर्फ एक पेज लेकर ही प्रैक्टिस करें, सिंगल पेज, छोटा रखो तो और ही बढ़िया बात है, वरना पेपर में तो आपको उससे भी कम मिलेगा। तो बेहतर है एक छोटा पेज पे ही सारी आदत बनाए। रिवीजन हमेशा, अच्छा यहाँ नहीं कि यहाँ की क्लास हो रही है तो ही, ये क्लास हो जाए जब आप रिवीजन में कर रहे हो, जब आप टेस्ट भी दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तब भी सिर्फ एक पेज लेकर बैठिएगा, सिर्फ एक पेज, और उसी पे ही सब कुछ करना है आपको, जितना कुछ करना है उसे। गलत होता है तो होने दीजिए, एक पेज पे ही, क्योंकि आदतें नहीं बिगाड़नी, आगे जाके नुकसान होगा फिर, ठीक है ना। कई लोग रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं पूरा पूरा, आने दो सवाल देख लेंगे, आने दो सवाल को देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ और बढ़िया बात है, कोई भी आसपास में नीचे कोई पेज पड़ा है उठा लो और उसके ऊपर करना शुरू कर दो। आसपास में आपके पास कोई पेज पड़ा है उठा लो, उसी के ऊपर कर दो, सिर्फ एक पेज बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है, आदतें वही डालो ना जो पेपर में काम आने वाली है, गंदी आदतें क्यों डालते हो, है ना। एक पेज, आधा पेज और ही बढ़िया बात, अगर आधा पेज लेते हो तो और ही बढ़िया बात है, अपने आप ही छोटा छोटा लिखने की आदत पड़ेगी, छोटा छोटा लिखने की आदत पड़ेगी, कम लिखने की आदत पड़ेगी। कई जगह नहीं मिलते ना, हर जगह मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते, कई जगह मिलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो मिलते हैं, ऑफलाइन एग्जाम में नहीं मिलते।
आसान है, यहां से 2 कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, दोनों से 2 2 कॉमन लेके बाहर 4 हो जाएगा और सेम यही वाली सारणिक तैयार हो जाएगी। 2 इससे कॉमन आया, 2 इससे कॉमन आया और बाहर 2 और 2 4 हो गया, बाहर 2 और 2 4 हो गया। तो ये बन गया आपका 4 डेल्टा। हाँ, एक एक करके, ये एक साथ नहीं निकलता, एक एक करके निकलता है। जैसे पहली पंक्ति से 2 कॉमन आ गया, फिर उसके बाद सारणिक में कोई भी काम एक साथ नहीं होता, हम लिखते जरूर है एक साथ लेकिन होता नहीं है, एक स्टेप एक बार में होता है। अब इसे धीमी गति में देखो, इसकी स्पीड कम करो और धीमी गति में देखो, स्लो मोशन में देखो। स्लो मोशन में क्या हुआ है, पहले 2 बाहर आया, फिर ये सारणिक लिखी गई, फिर 2 बाहर आया, फिर सारणिक लिखी गई। तो ये स्लो मोशन में देखोगे तो 2 एक बार में नहीं आया, 2 बार में 2 2 कॉमन आए, पहले एक पंक्ति में से कॉमन आया, फिर कॉलम में से कॉमन आया। तो 2 स्टेप थे जो हम खा गए, इसलिए आपको लग रहा होगा कि एक साथ कॉमन निकाला, एक साथ कॉमन नहीं निकाला है, एक बार में एक कॉमन निकलता है और यही सही तरीका है, वरना गलत फहमियां हो जाती है। ये सवाल, टी का मान बताइए, सोचिए टी का मान कैसे निकालोगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी नंबर जब गुणा होता है पूरे से एक साथ गुणा होता है, एक साथ ही कॉमन आता है। ये मैट्रिक्स और सारणिक का डिफरेंस है। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक साथ ही तो गुणा होता है, जब गुणा होता है तो सबसे गुणा होता है, कॉमन होता है तो सबसे कॉमन होता है, तो वो उसका वैसा रूल चलता है। सारणिक में ऐसा नहीं है, सारणिक में एक ही पंक्ति से गुणा होता है, एक से ही कॉमन आता है, एक से ही गुणा होता है, एक से ही कॉमन आता है। इसके अपना नियम है भाई, इसका देश अपने हिसाब से चलेगा, उसका देश अपने हिसाब से चलेगा। अब इस सवाल को सोचिए और टी का मान बताना है आपको। टी का मान कितना होगा, दिमाग लगाओ कि कैसे यूज करके टी का मान आप निकाल सकते हैं। ये सारणिक इस बहुपद के बराबर है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है ये बहुपद इस सारणिक के बराबर है, तो टी का मान बताइए। अब सोचो टी का मान कैसे आएगा, क्या करोगे कि टी का मान आ जाए। नहीं, कोई कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, लैम्डा का मान 0 रखेंगे, क्योंकि ये लैम्डा के हर मान के लिए सही है। तो जब लैम्डा के हर मान के लिए सही है तो लैम्डा बराबर 0 के लिए भी सही होगा। जो लैम्डा के हर मान के लिए सही है वो लैम्डा बराबर 0 के लिए भी सही होगा। लैम्डा का मान 0 ही क्यों चूज किया, क्योंकि लैम्डा का मान 0 रखने पे पी चला जाएगा, क्यू चला जाएगा, आर चला जाएगा, एस चला जाएगा और जो चाहिए वो रह जाएगा, और जो चाहिए वो रह जाएगा तो और क्या चाहिए, बाकी सब चले जाएंगे और टी बच जाएगा। तो ये सारे आगे वाले हट जाएंगे और वो बच जाएगा जिसका मान हमें चाहिए। तो एलएचएस में फायदा ही फायदा, आरएचएस में भी फायदा, क्योंकि आरएचएस में भी लैम्डा का मान 0 रखने पर कई पद हट जाएंगे। जीरो -1 3 +1 2 -4 -3 4 0। माइनस माइनस प्लस, सही है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, इसे नोट कर लेना और इस बात की प्रैक्टिस करना और खूब सारी प्रैक्टिस करना।
एक है दुर्घटना संभावित क्षेत्र। आप जब सड़क पे जाते हैं तो कहीं पे लिखा हुआ होता है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। अगर वहां पे लिखा हुआ है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, इसका मतलब है वहां पे दुर्घटनाएं हुई है, वहां दुर्घटनाएं हुई है तभी बोर्ड लगाया गया, वरना बोर्ड क्यों लगाते। और इसका मतलब वहां पे नॉर्मल आदमी गलतियां करता है तो दुर्घटना होती है। एक दुर्घटना क्या होती है नॉर्मली, जब आप जैसे लैम्डा का मान आपने 0 रखा, अब लैम्डा का मान 0 रखने के बाद में क्या होता है, आप लैम्डा 0 रख रहे हैं, वहां पे मान बन रहा है, यहां उठा रहे हैं। जैसे लैम्डा का मान 0 रखा, 0 आया, आपने यहां उठाया। लैम्डा का मान 0 रखा, -1 आया। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे अगर आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको बुआजी, चाची, ताई कुछ भी याद आया तो -1 यहां आते आते +1 हो जाएगा, -1 यहां से यहां आते आते +1 हो जाएगा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपको कुछ और याद आ गया, उस समय कुछ भी याद आ गया, कुछ भी याद आ गया, कोई भी चीज याद आ गई तो -1 वहां से चलेगा और यहां आते आते +1 हो जाएगा, और ये हो गई गलती। और फिर आपके तकदीर खराब हुए तो वो गलती ऑप्शन में भी मिल जाएगी। फिर भाग्य खराब हुआ तो वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, अगर तकदीर खराब है। अगर तकदीर साथ है तो गलती तो आपने कर दी, अब तो राम ही मालिक है, आपने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। अब देखते हैं राम की क्या कृपा है। तो यहां पे आने के बाद मान लो मेरा उत्तर आया -18, और -18 ऑप्शन में नहीं है, तब तो मुझे भगवान ने एक मौका और दे दिया गलती को ठीक करने का। वरना अगर तकदीर खराब हुए तो ये -18 ऑप्शन में मुझे मिल जाएगा, और मिल गया तो मेरा सवाल हाथ से गया। तो ये बहुत जरूरी बात है कि जब सवाल को उठा के जब आप मान रखते हैं, उस समय आपको कोई भी और बात याद ना आए सिवाय उस मान के। ये गलतियां नॉर्मली होती है, और इन गलतियों की संख्या 10 से 15 होती है। 10 से 15 गलतियां ऐसी करते हैं। जैसे यहां देखिए, बीच में यहां पे भी एक था। अब इन मिस्टेक को कहते सर ये हमसे सिली गलतियां बहुत ज्यादा। सिली गलतियों को पकड़ो तो सही कि क्यों हो रही है, और ये एक कारण है। सिली गलतियां जितनी भी होती है उसमें से एक गलती ये बता रहा हूं कि ये क्या होता है, ये होता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप गायब हो जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं, और जैसे आप और सोचने लगते हैं यहां से यहां आते आते बेड़ा गर्क। या कई बार क्या होता है, पेज में आगे कर रहे हैं, पीछे ले जाके उत्तर लिखते हैं बी, और बी को लाके टिक मारने वाले होते हैं, इतने में कुछ और याद आ गया, इतने में कुछ और याद आ गया, तो चला तो बी था, पहुंचा डी, चला बी पहुंचा डी, हो गया काम खराब। पूरी मेहनत गई, पूरा टाइम गया, माइनस मार्किंग 7 और आ गई। बी चला था, पहुंचते पहुंचते डी हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, बी डी में कब चेंज हुआ, बी डी में तब चेंज हुआ जब बीच में 1 मिली सेकंड के लिए आपको कोई और ख्याल आ गया, और ये कोई और ख्याल आते ही काम खराब हो गया। अपने आप को रोकिए, अपने आप को रोकिए, फोकस करिए, वरना बी का डी होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा होता है, आप लोगों सबके साथ होता है, चिंता मत करिए। लेकिन इसको कौन रोक पाता है, ये बड़ी बात है। इस चीज को कौन रोक पाता है, ये बड़ी चीज है। होता सबके साथ है ये। तो दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, यही तो लड़ाई है। अगर ये दिमाग में कुछ और चलेगा तो आप उन सवालों से फेल होगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता था। क्या कमाल की बात कह दी यार, बड़ी कमाल की बात है। आप उन सवालों की वजह से फेल होंगे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता था। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में कई बच्चे वो 10 सवाल गलत करके आए हैं, जो अगर वो सही करके आ जाते तो अभी वो सिलेक्शन में होते। तो आप उन्हीं सवालों की वजह से जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता था, आज आप उन्हीं की वजह से फेल हुए हैं। ये सच है, ये सच है, कठोर सच है ये। आप उन्हीं सवालों की वजह से फेल हुए हैं जिनकी वजह से आप सिलेक्ट हो सकते थे। जो आपके पाले में आना चाहिए था वो आपके विपरीत गया, जो आपके पक्ष में होना चाहिए था वो आपके विपक्ष में गया। ठीक है ना, बचो, बचिए इन चीजों से। सेल्फ गोल मत करिए। सेल्फ गोल मत करिए। क्या आंसर होगा इसका, बनेगी तो 8 ही। देखो बनेगी 8, बनेगी 8, बनेगी तो 8 ही, बनेगी तो 8। अब देखो 8 में से कौन सी बचेगी, यहां पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बचेगी।
बनेगी तो 8, 8 में से कौन सी जिंदा बचेगी उनकी बात करते हैं। कौन सी बचेगी? देखो पहली बारी होगी, इसकी बारी शुरू, पहले कॉलम को उठाते हैं, इस कॉलम की बारी शुरू, देखना जो बचेगी वो लिखेंगे, क्योंकि 8 लिखने लग गए तो हो गया काम, बेड़ा ही गर्क हो गया, इतना टाइम लाएगा कौन, इतनी जगह कौन देगा हमें। तो 8 में से बचेगा कौन, आ जाओ। पहले ये वाला भैया और ये वाला भैया अलग अलग होगा। पहले इस भैया की बात कर लेते हैं, इस भैया की, इस भैया के साथ ये लोग आएंगे, ये आएंगे, A1 B1 A1 C1, ये बचेगा, ये बचेगा क्योंकि तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। एक तो ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक तो ये बचेगा, ABC का मान रख के भी कर सकते हो भाई, ABC का मान रख के कर लो, अगर दिक्कत है तो A1 B1 C1 की जगह कुछ मान के कर लो, वरना सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और कौन सा बच सकता है, 8 में से कौन सी जिंदा रह सकती है वो देखो। एक 8 में से ये जिंदा बचेगी, B1 B की लाइन, C की लाइन और A की लाइन, एक ये लोग जिंदा बचेंगे, ये लोग जिंदा बचेंगे क्योंकि तीनों अलग अलग कॉलम है, तीनों कॉलम अलग अलग है, तो ये बचेंगे। इसमें से P कॉमन आ जाएगा, इसमें से Q कॉमन आ जाएगा, इसमें से R कॉमन आ जाएगा, तो PQR आ गया। तो 8 में से ये 3 तो जिंदा ये 2 तो जिंदा बचेंगे। अब देखो बाकी भी कोई बचेगा क्या, बाकी भी कोई बचेगा क्या, या बाकी सब मारे जाएंगे? देखो और कोई बचेगा क्या, और कोई बचेगा क्या? ये 8, ये ना, इनमें से देखो कोई और बचेगा क्या, कोई और बच सकता है? अगर मैं ये A वाला ले लूं और ये A वाला ले लूं, देखो ये कट जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये कट गया, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये कट जाएगा, ये B1 वाला, ये B1 वाला, ये कट जाएगा, फिर ये C1 वाला, ये C1 वाला कट जाएगा, फिर तो सेम सेम ही आते रहेंगे। फिर कोई ना कोई 2 कॉलम, उसके अलावा जो 6 सारणी के बनेंगी उसमें 2-2 कॉलम सेम आएंगे, और 2-2 कॉलम सेम आएंगे तो वो बचे हुए 6 सारणी के बनेंगी, तो देखो 8 ही, लेकिन जिंदा 2 ही बचेंगी, बाकी 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया, ये D' हो गया। अगला नियम, मुझे इसे उठाकर यहां रखना है, तो जब इसे उठा के यहां रखूंगा तो ये यहां आएगा। ऐसा करने पर सारणी का मान माइनस हो जाएगा, सारणी का मान माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 पंक्तियां बदलने पर सारणी का मान माइनस हो जाता है। अच्छा, पंक्तियां बदल क्यों रहा हूं? बदल इसलिए रहा हूं कि इसके सेम टू सेम बनाना चाहता हूं, इसके जैसा बनाना चाहता हूं। इसके जैसा बनाने के लिए मुझे इनको बदलना पड़ेगा, और इन दोनों बदलूंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन एक बार और बदल दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार और बदल दो, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, फिर दूसरे और तीसरे को दोबारा बदल दूं, इन दोनों को फिर बदल दूं, तो C1 वाला यहां चला जाएगा, B1 वाला यहां चला जाएगा, 2 बार बदला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डेल्टा हो ही गया, ये PQR है ही, और ये भी डेल्टा बन गया। PQR डेल्टा कॉमन निकाल लो, 1 प्लस P प्लस QR। डेल्टा या D है, D नाम दिया गया, D नाम है, तो 1 प्लस डेल्टा की जगह D नाम है, ये आंसर है। तो सवाल सोचने वाला था, विचार करने वाला था। देखो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आई तो 8 बना लो, एक काम करो, पहले 8 की 8 बना लो, पहले 8 की 8 बना लो, देखो 8 में से सिर्फ 2 जिंदा क्यों बची है, क्योंकि बाकी सब में क्या होगा कि 2-2 कॉलम सेम आते जाएंगे, तो वो 0 0 0 होते जाएंगे, इस वजह से 6 तो मारे जाएंगे, 2 बचेंगे। ये 2 काम। नियम नंबर 6 से कर तो सकते हैं यार, इतना समझ, इतना ध्यान आता नहीं है, दूसरे दिमाग में जो चलता है ना आप उसी से करते हो, इतना देर आप सोचते नहीं हो, अगर सोचने में आप 30 सेकंड खर्च कर दोगे तो फिर सोचने का फायदा क्या हुआ? तो पेपर में क्या होता है, जो दिमाग में आया वो लगा दो, जो दिमाग में आया वो लगा दो, ज्यादा सोचना वाला नहीं होता, बस जो पहले दिमाग में आया बस वही तरीका लगा दो,
ऐसा नहीं है कि पहले रुको एक बार मैं सोचता हूं पहले, पेपर में ये काम नहीं करता। पेपर में जो आपके दिमाग में पहला आता है आप वही चिपका देते हैं, तो दिमाग में यही आया यही चिपका दिया। अब जरूर बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लगेगा क्या, वो लगेगा क्या, और एक्चुअल में ये सोचने वाला चीज है ना, ये विश्वास करिए, ये यहाँ पे सुनने में अच्छा लगता है कि मैं सोचूंगा, सोच के करूंगा, शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, कुछ नहीं है। पेपर में जो आता है दिमाग में आप वो चिपकाते हो, बस कम जो पहले आया वो पहले एक लगेगा, बस यही हकीकत है। कितने लोग हैं जो पेपर में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कौन सा लगाऊं, तो वही ठीक है, जो पहले नजर में है चिपका दो, ठीक है ना। नहीं, आंसर अलग नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना विश्वास हमें गणित पर है। उत्तर आएगा तो एक आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। 3 बार चेंज नहीं किया मैंने, 2 बार चेंज किया, मैंने 2 बार चेंज किया। पहले इन 2 को बदला, फर्स्ट जो थर्ड था वो फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट थर्ड पे चला गया, फिर सेकंड और थर्ड को बदल दिया, तो 2 बार बदला तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आ जाओ आगे चलते हैं, सारणी के 3 खास रूल की बात करते हैं। 3 बड़े खास रूल, ये मैट्रिक्स के चक्कर में हमें मरवा देते हैं। मैट्रिक्स के चक्कर में, मैट्रिक्स में क्या होता है, के सीधा बाहर आ जाता है, सीधा बाहर आ जाता है, सारणिक में नहीं होता। सारणिक में अगर के बाहर आया, अगर सारणिक में के बाहर आया तो के की पावर एन होगी। अगर के बाहर आया, अभी शायद सवाल पूछा भी गया इसके ऊपर, यही बस एक फर्क है। लोगों को लगता है ये मैट्रिक्स ही तो है, मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणिक है। 2 डंडे देखो, ये इन 2 डंडों को देखिए, ये 2 डंडे मैट्रिक्स के नहीं है, ये सारणिक के डंडे हैं, और सारणिक के डंडे मतलब सारणिक के नियम लगेंगे। और सारणिक में जब कोई नंबर बाहर आता है वो के की पावर एन हो जाता है। अगर कोई के ए है, आराम से इसको समझ सकते हो, यहाँ पे ए कौन है, मैट्रिक्स है, के उससे गुणा हो रहा है, तो जब मैट्रिक्स से आप के गुणा करते हैं तो के सबसे गुणा हो जाता है, सबसे गुणा हो गया। अब अगर के आप अब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, हर पंक्ति में से के बाहर आएगा, हर पंक्ति में से, तो के की पावर कितनी हो जाएगी, अगर एन पंक्ति है तो के की पावर एन हो जाता है। ये खास रूल है जो, अच्छा संस्कृत में आया था क्या, अच्छा संस्कृत एक्सप्रेस, संस्कृत वाले में आया था ये सवाल। तो के की पावर एन हो गया। एक ये रूल कहता है कि अगर ए की पावर किसी मैट्रिक्स की एन पावर करके सारणी का मान निकालो, या सारणी का मान निकाल के पावर निकाल लो, बराबर बात होती है। एक है अगर ए और बी दोनों वर्गाकार मैट्रिक्स है तो उनकी गुणा करके सारणी का मान निकाल लो, या सारणी का मान निकाल कर गुणा कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। ये 3 खास रिजल्ट है, बड़े खास रिजल्ट है, कि गुणा करके सारणी का मान निकाल लो, या सारणी का मान निकाल के गुणा कर लो, या फिर ए की पावर एन करके सारणी का मान निकाल लो, या सारणी का मान निकाल के एन पावर कर लो, बाद में भी कर सकते हो। एक ये कि अगर के बाहर निकालते हो तो के की पावर एन हो जाएगा। आ जाओ इस पे सवाल कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये रहा एक 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, ए की सारणी का मान 5 है, ए की सारणी का मान 5 है, बी की सारणी का मान आपको बताना है, और बी बराबर 4a² है, बी बराबर 4a² है, तो बताइए बी की सारणी का मान कितना होगा, बी की सारणी का मान कितना होगा, सोच के, नियम के अंतर्गत करना, नियमों के साथ करना वरना गलत हो जाएगा। दोनों तरफ सारणिक लेने पर, दोनों तरफ सारणिक लेने पर, दोनों तरफ सारणिक लेने पर, सारणिक ले ली, सारणिक बी 4a², सारणिक बी का मान निकालना। अब 4 पे गौर करो, यही सारा इंपो, ये 4 ही मरवाएगा, देखो यही है बस। अब ये 4 बाहर आएगा, अब ये जो 4 है ये बाहर आएगा, तो ये 4 नहीं होगा, ये जो n है, जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये उतनी पावर के साथ बाहर आएगा, 4 की पावर 3, ये 4 जब बाहर आएगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 3 होकर ये 16 चौके 64 हो गया। ये ए का स्क्वायर की सारणी का मान है, यानी सारणी के मान का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 64, सारणिक ए का मान 5, ये 5 का स्क्वायर, ये 1600,
और गलत करने के लिए भी था। देखो ये रहा गलत करने के लिए। तो सवाल, इसका मतलब ये पता चलता है कि सवाल बनाने वाले को भी यही इच्छा थी कि बंदा 4 बाहर निकाल दे, डायरेक्ट 4 बाहर निकाल दे। देखो ये 100 जो है, ये 100 क्यों बनाया गया? उसके लिए बनाया गया, उनके लिए व्यवस्था की गई है जो गलत करें, है ना। गलत करने वालों के लिए जगह बनाई गई है ताकि वो, ये रहा, आके यहां पढ़ो, खड्डा खोदा गया, है ना। तो सवाल बनाने वाले का कहीं ना कहीं एक मतलब, एक अर्थ जरूर होता है कि वो कहीं ना कहीं फंसाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके डाउट का फायदा उठाना चाहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलो। सारणी का मान बताओ, के का मान कितना, सारणी की ये है, के का मान बताओ, के का मान कितना होगा? हाँ, तो अच्छे सवाल की परिभाषा यही है, जो आपसे गलती कराए वो अच्छा सवाल है, जो आपसे गलती करवाए वो अच्छा सवाल है। और ये पेपर वाला भी ऐसे ही सवाल देगा जिससे आप गलतियां करो, गलतियां करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, समय बर्बाद होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, सब कुछ वही होगा जो वो पेपर वाला चाहता है। तो क्या मान रखोगे? जीरो, ज्यादा जीरो मत ज्यादा जीरो मत रख देना भाई, यहाँ जीरो एक भी मत रखो, क्योंकि के मारा जाएगा। अगर आपने एक भी रखा तो के मारा जाएगा। तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। और चाहो तो एक -1 ले सकते हो और एक +1 ले सकते हो, ऐसा भी ठीक हो जाएगा। कुछ जीरो हो जाएंगे, कुछ जीरो जाएंगे, जैसे ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर भी 1 ले लो, और सी बराबर -1 ले लो, ये भी चल जाएगा। कुछ जीरो तो मिल जाएंगे, डायरेक्ट जीरो रखेंगे तो जीरो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा एक मान सेट कर लो, ये ठीक काम करेगा। कितना हो गया? b प्लस सी, ये जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, वो आपका a का स्क्वायर हो गया, वो 1 हो गया, वो आपका a का स्क्वायर, वो 1 हो गया, b का स्क्वायर ये 1 हो गया, फिर आपका c प्लस a का स्क्वायर, ये आपका 0 हो गया। तो कुछ जीरो मिल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, कैलकुलेशन छोटा हो रहा है। c का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर 1, ये a प्लस बी का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, बराबर k गुणा a गुणा b गुणा c, -1 इनका आ गया, और ये हो गया 1 का क्यूब। तो गुणा आसान हो गई, विस्तार भी आसान है। 0 -1, ये कट, ये 4 -1 प्लस 1, के बराबर 2। सही है, यहाँ पे अरे वाह बढ़िया, सवाल ने दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको, 2 भी दिया है, -2 भी दिए, 2 भी दिया और -2 भी दिया, जो चाहे अगर गलती करना चाहे तो भी दिया है, और कई जिन्होंने करी भी है ना। चलो बढ़िया, अच्छा खासा सवाल आपने गलत करा, यही तो मैं कह रहा हूं, आप वही सवाल गलत करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। अगला सवाल जहां से पेपर बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 3 नहीं है, क्योंकि b बराबर हमने 1 लिया था, c बराबर -1 लिया था, तो वो 1 और -1 जीरो हो गया था, वो 1 बच गया था। यही बस वो फ्रैक्शन सेकंड के लिए आप जो इधर उधर भटक जाते हो ना, ये भटकने के चक्कर में ही वो सारी कहानी बिगड़ती है। अपने भटकाव को रोकिए, फोकस होइए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, दिन में 18 मिनट आंखें बंद करके फोकस करिए। ये टेक्निक कहलाती है, और बहुत प्यारी टेक्निक है, बहुत अच्छी है। जिसको भी फोकस बढ़ाना है, अपना फोकस बढ़ाना है, बहुत जोर आएगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप सेट कर जाओगे। 18 मिनट का रूल होता है कि शुरुआत में आप 5 मिनट से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक जगह बैठना है और आंखें बंद करनी है, बस आंखें बंद करनी है और 18 मिनट बंद करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में 4 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, कोई बात नहीं, चलने दीजिए।
आप 18 मिनट पे पहुंच जाएंगे तो आपका फोकस क्रिएट हो जाएगा, फिर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, आप जो चाहेंगे उतना ही सोच पाएंगे। ये टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक है और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो इससे आपका फोकस आ जाएगा, फोकस आ जाएगा तो आप बार बार भटकोगे नहीं, और भटकोगे नहीं तो गलतियां नहीं होंगी। तो ये रोकने का एक अच्छा तरीका है, सुबह सुबह ट्राई कर सकते हो इसको। हाँ, कोई योग नहीं करना है, कोई लंबी सांसें नहीं लेनी है, जैसे नॉर्मल हो वैसे रहो, बस जैसे नॉर्मल हो वैसे रहो। आ जाओ समीकरण निकाय पे आते हैं। ये अगला सवाल है जिसमें हमसे समीकरण निकाय सॉल्व नहीं करवाता, बल्कि पूछता है कि एक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, यूनिक हल होंगे, अद्वितीय होंगे, या कोई हल नहीं होगा। कौन सी स्थिति होने वाली है? क्या इसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, मतलब इकलौते होंगे, एक ही जोड़ आएगा उत्तर का, उत्तर का एक ही जोड़ आएगा, या अनंत जोड़े आएंगे, या फिर कोई जोड़ा नहीं आएगा? एक महत्वपूर्ण चीज यहां याद रखिएगा कि समीकरण निकाय में कभी भी आपका उत्तर 2 या 3 या 4 नहीं आते, या तो एक भी नहीं आता, या एक आता है, या फिर अनंत आता है। तो कभी भी दो उत्तर नहीं आते। कोई कहे कि दो उत्तर है, ऐसा नहीं हो सकता। समीकरण निकाय में दो उत्तर, तीन उत्तर, चार उत्तर, पांच उत्तर नहीं होते। या तो कोई नहीं आता, खाली हाथ एक ही नहीं आया, या फिर इकलौता आता है, और या फिर अनंत आते हैं। अगर एक बार आने लग गए फिर दो नहीं आएंगे, फिर तीन भी आएंगे, चार भी आएंगे, पांच भी आएंगे, छह भी आएंगे, आते ही जाएंगे। या तो खाता ही नहीं खुलेगा, या सिर्फ खाता खुलेगा, और या फिर खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा। तो दो उत्तर, तीन उत्तर, चार उत्तर इनमें नहीं होते। इनमें या तो एक भी नहीं होता, या एक ही होता है, और या फिर आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, और आते ही जाते हैं, अनंत हल आते हैं। अब इसमें से कौन सी स्थिति है हमारे सवाल की, इससे जुड़ा हुआ हमसे सवाल पेपर में पूछा जाता है। और पूछा तो क्या जाता है, बता ही देता है हमें। हमें कह देता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, हमें कह देता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये हमें पहले से दे देता है। और कोई बीच में कोई चीज गायब कर देता है, के लैम्डा कुछ डाल देता है, और बताओ के का मान कितना है, बताओ लैम्डा का मान कितना है। इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। तो पहले इसकी थ्योरी क्या है वो देख लो। इसकी थ्योरी क्या है? किसी भी समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए हम दो नियमों का इस्तेमाल करते हैं। पहला नियम है हमारा फर्स्ट रूल, मैट्रिक्स का रूल। दूसरा है क्रैमर रूल। ये हमारे लिए सबसे आसान होता है। ये मैट्रिक्स पे आधारित है, ये सारणिक पे आधारित है। सारणिक वाला हमें ज्यादा पसंद है बजाय मैट्रिक्स वालों के। मैट्रिक्स वाला क्यों नहीं है पसंद, वो कारण ये रहा। मैट्रिक्स वाले में हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, और ए इनवर्स निकालना भारी पड़ता है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और उसको बी मैट्रिक्स से गुणा कर दो, आपका एक्स का मान आ जाएगा। लेकिन ए इनवर्स निकालना मुश्किल काम है, इसलिए हम इस मेथड को उपयोग में नहीं लेते, क्योंकि भारी पड़ता है, इनवर्स निकालना लंबा टाइम है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर क्रैमर रूल लगाते हैं। क्रैमर रूल, ये रूल सबसे परफेक्ट रूल है, क्योंकि ये इनवर्स विनवर्स कुछ नहीं मांगता, ये सारणिकों के मान मांगता है। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा, ये चार सारणिकें हैं। ये चार सारणिकें कौन सी है, ये चार सारणिकें कौन सी है? डेल्टा है बिना अचर पद वाली, जिसके नीचे जो सारणिक है वो उसको छोड़कर बनाई गई है। जैसे एक्स वाली है, वो एक्स को छोड़कर बनाई गई है। एक्स को छोड़कर डेल्टा वन बनेगी, वाई को छोड़कर डेल्टा टू बनेगी, जेड को छोड़कर डेल्टा थ्री बनेगी, एक को छोड़कर डेल्टा बनेगी। एक को मतलब अचर पद को। एक्स वाला जो कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, एक्स वाले कॉलम को छोड़कर डेल्टा वन बनेगा, वाई वाले कॉलम से डेल्टा टू बनेगा। एक मिनट,
तो ये है क्रेमर रूल, है ना, ये क्रेमर रूल है। क्रेमर रूल लगाइए और सॉल्व कर लीजिए बस। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा का मान रखिए, वज्र गुणा करिए, एक्स वाई जेड और आपको तीनों मान मिल जाएंगे। ये बेस्ट रूल होता है। इसे कैसे करते हैं, इसके लिए पहले अपन थोड़ा सा बातें समझ लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होने की क्या शर्त है, इकलौता हल होने की क्या शर्त है, और अनंत हल होने की क्या शर्त है, और कोई सॉल्यूशन ना हो इस बात की क्या शर्त है। तो इसके लिए ये टेबल है, ये टेबल याद रखना, ये परफेक्ट है, ये शानदार है। इससे आपकी ये सवाल, एक सवाल इनसे कवर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजें इसमें से सारी कवर हो जाएगी। नंबर एक बात, सबसे पहले डेल्टा का मान निकालिए, सबसे पहले डेल्टा का मान निकालिए। डेल्टा कौन है, एक ही सारणिक, एक ही सारणिक का मान निकालिए। एक के सारणिक का मान निकालने के बाद अगर वो 0 नहीं आता है तो मामला यही सेटल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा 0 नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, मामला सेटल, बात खत्म। अगर सेकंड केस, अगर 0 आ गया तो, 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, जांच का विषय है, आगे और जांच करनी पड़ेगी। अगर डेल्टा 0 आया तो अनंत हल या फिर नो हल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और जांच करनी पड़ेगी। और की जांच किससे करी जाएगी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से। आगे देखो, डेल्टा 0 नहीं आया तो मामला खत्म, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इकलौता सॉल्यूशन, बात खत्म। लेकिन अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो इसका मतलब है या तो अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है। लेकिन इन दोनों में से भी कौन है, ये पता करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान निकालना पड़ेगा। अगर तीनों का मान 0 आता है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। और अगर इनमें से एक भी भैया बच गया, एक भी बच गया, एटलीस्ट 1, एक भी जिंदा रह गया, 5 आ गया, 15 आ गया, -5 आ गया, एक भी जिंदा हो गया तो नो सॉल्यूशन। एक भाई भी जिंदा बच गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात, ये डायग्राम याद रखिएगा। अभी पहले इस पे सवाल कर लेते हैं, फिर इसके एक 0 वाला केस और बताऊंगा, वो भी बहुत खास है, 0 वाली स्थिति। पहले ये चेक करने वाला कर लो, पहले ये कर लो, इसमें कौन सी स्थिति का है ये सवाल, कौन सी स्थिति में है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -18। इसकी इन तीन समीकरण कौन सी स्थिति में, अद्वितीय हल आएंगे, या कोई हल नहीं आएगा, या अनंत हल आएगा। इन तीन में से कौन सी बात इसके लिए सही है, इन तीन में से कौन सी बात इसके लिए सही है। तो आते हैं, निकालते हैं। पहले सारणिक का मान, जिसको डेल्टा कहते हैं, पहले डेल्टा का मान से शुरू करो। डेल्टा कौन है, एक्स वाई जेड का जो गुणांक है वो डेल्टा है। तो एक्स के गुणांकों को शुरू करो, एक्स का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 3, एक्स का गुणांक 3, 1 3 3, 1 3 3। फिर वाई का गुणांक 1 -1 +1। फिर जेड का गुणांक 1 2 1, ये जेड का गुणांक। एक्स का गुणांक ये है, एक्स के गुणांक, फिर वाई के गुणांक, फिर जेड के गुणांक। ये डेल्टा सारणिक बन गई। इसका मान निकाल लो, देखो क्या आता है, 0 आता है या नहीं आता है। छह आ गया, मतलब 0 नहीं आया। कितना भी आया, 0 नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया। 0 नहीं आया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है,
अद्वितीय हल है। ये हो गया हमारा काम कि भैया अद्वितीय हल है, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये सबसे पहला काम होता है कि भाई अच्छा, अगर डेल्टा जीरो आ जाता तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या होता, या तो कोई हल नहीं होता या अनंत हल होता। फिर डेल्टा वन निकालते, डेल्टा टू निकालते, डेल्टा थ्री निकालते, और फिर वो सब जीरो आ जाते तो अनंत हल, और उनमें से एक भी बच जाता, एक भी बच जाता, कोई हल नहीं। खत्म। अगला, इसे ट्राई करो। अब सवाल ने दिया हुआ है कि इस सवाल का एकमात्र हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ये दिया हुआ है, पिछली बार तो पूछा गया था, इस बार दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो बताओ के लिए कौन सी बात सत्य है, के लिए कौन सी बात सच है। इस प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ कौन सी बात सच है। हाँ, भी निरर्थक और अनिरर्थक पे मैं आऊंगा, अभी निरर्थक अनिरर्थक इन सब पे भी आऊंगा, सार्थक। वैसे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसका, समीकरण निकाय का। एल नहीं है, के ही है सारा, ये के ही है यार। कितना के है, क्या ये कितना है, के है शायद, के है या वन है, के लगा यार। एल वेल तो कुछ नहीं है तो या तो वन है या के है, या तो वन है या के है, के है, ठीक है, के है ये। तो ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक है मतलब डेल्टा का मान जीरो नहीं है, यूनिक है मतलब डेल्टा जीरो नहीं है। तो बस डेल्टा को जीरो मत होने दो, डेल्टा को जीरो मत होने दो, डेल्टा को जीरो होने से रोकना है। तो के वन वन, आगे है वन के वन, आगे है वन वन के, और इस डेल्टा का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे। के स्क्वायर माइनस वन, गुणनखंड। एक तो के बराबर एक होगा, और के बराबर के बराबर एक हो गया, के बराबर एक रखते ही तीन में से तीन गया, जीरो हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा के बराबर दो, इसका गुणनखंड है क्या, माइनस दो है, माइनस दो है, एक माइनस दो है, एक भाई और होगा, एक भैया और होगा। एक तो के बराबर एक होगा, एक के बराबर माइनस दो होगा, और एक और भैया होगा, एक और निकालना पड़ेगा यार। तो ये हो जाएगा माइनस एक
1 माइनस 2 1 1 अच्छा 2 बार आ जाएगा ये, है ना? हाँ, ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान ना तो 1 हो सकता है और ना ही k का मान -2 हो सकता है। बस 1 और -2 नहीं हो सकता, 1 और -2 नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, 1 2 बार आएगा, वो गुणनखंड करके देख सकते हो, भाग दोगे, भाग दो के निकालोगे। अब यहाँ पे फंस जाते हैं, पूरा टाइम लगाएं नहीं लगाएं, पूरा करें नहीं करें, यहाँ पे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब ये सोचने में आता है, भाग दूं नहीं दूं, सोच के निकाला जा सकता है क्या, रख के निकालूं क्या, ये यहाँ जाके थोड़ा सा आदमी फंस जाता है। वो टाइम बचाने के चक्कर में करूं तो क्या करूं। आ जाओ जीरो वाले केस को हैंडल करते हैं। जीरो वाले केस को, जैसे अभी हम इस केस को हैंडल कर रहे थे, इसका ही एक भाई होता है जीरो वाला। जब आपका बी जीरो हो, जब आपका बी जीरो हो, जो बराबर वाली मैट्रिक्स है, अगर वो जीरो हो जाए तो क्या होता है। नंबर एक बात, अगर बी जीरो हो गई तो इसका कोई सॉल्यूशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें दो ही केस बचेंगे, अगर बी जीरो है तो दो ही केस है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन खत्म, नो सॉल्यूशन खत्म, तीसरा केस खत्म हो गया। अब या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बस अब दो ही होंगे। अब इसका कोई सॉल्यूशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके तीन केस में से दो ही केस जिंदा बचेंगे, तीसरा केस हट जाएगा, नो सॉल्यूशन हट गया। अब कहें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा, अब इसका हर बार सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन कट। अगर बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन वाला केस खत्म। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, इसका सॉल्यूशन पक्का आएगा, इकलौता आएगा या अनंत आएगा, बस अब ये किंतु परंतु है, इकलौता आएगा या अनंत आएगा, ये किंतु परंतु है। तो आ जाओ, इकलौता कब आएगा, अनंत कब आएगा। पहले इकलौता, इकलौता तब आएगा जब सारणिक का मान जीरो नहीं होगा, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, इकलौता हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इकलौता सॉल्यूशन होगा। लेकिन दुख, के जीरो नहीं आएगा, के वन ही आएगा, जीरो तो उसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा। वो पूजा कह रही है जीरो, जीरो संतुष्ट ही नहीं कर रहा, रख के देखो जीरो, भाई मूल होगा तो मूल तो संतुष्ट करेगा ना, संतुष्ट कर ही नहीं रहा जीरो उसको, एक ही मूल दो बार आएगा, तो सारणी का मान जीरो नहीं आएगा, अद्वितीय हल। अच्छा, अद्वितीय हल ही नहीं, अद्वितीय हल भी पता है कौन सा आएगा, अद्वितीय हल आएगा 0 0 0, शून्य हल, सबके मान 0 0 0। जो इकलौता उत्तर भी आएगा ना वो भी पता है हमें, इकलौता उत्तर जो आएगा वो भी पता है, वो आएगा 0 0 0, 0 0 0 0, जितने भी इसमें है एक्स वाई जेड सब 0 0 0, यही एक उत्तर आएगा। अद्वितीय हल हुआ तो ये एकमात्र उत्तर आएगा 0 0 0। इसको निरर्थक भी कहते हैं, निरर्थक। अब इसके नाम सुन लेना, निरर्थक, तुच्छ, सार्थक नहीं। हिंदी वाले इनके साथ खेल खेलेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप पहचान ना पाओ। सार्थक नहीं है, तुच्छ है, निरर्थक है, बेकार है, काम का नहीं है, ट्राइवल है, इस तरीके के ऐसे ऐसे नाम यूज करेगा ताकि कंफ्यूज हो जाओ। निरर्थक, तुच्छ, सार्थक, ट्राइवल, ये नाम यूज करे तो समझ जाओ अद्वितीय, अद्वितीय हल की बात कर रहा है। ये सब ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे तो समझ जाना कि अद्वितीय हल, इनको, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, देखो जीरो उत्तर आया है,
जीरो जीरो को क्या, जीरो उत्तर आ गया, कोई क्या मानेगा, बोले सब बेकार है, तो सब बेकार हो गया। तो इसलिए इनको ये गालियां पड़ रही है, इसलिए इसको ये गालियां पड़ रही है कि तुच्छ, निरर्थक, सार्थक नहीं, बेकार, फालतू, ये सब इसको गालियां इस वजह से पड़ रही है कि उत्तर आ गया जीरो। एक ही उत्तर आ रहा है, वो भी जीरो आ रहा है, तो सब बेकार हो गया। दूसरा सेकंड केस, अनंत हल। अनंत हल, अनंत हल तब होगा जब सारणिक का मान जीरो आएगा। इसे अनंत हल भी कहते हैं, इसे सार्थक हल भी कहते हैं, क्योंकि अब जीरो के अलावा भी उत्तर आएंगे, तो इसे सार्थक हल भी कहते हैं, इसे अशून्य हल भी कहते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी कहते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके नाम पड़ते हैं। अब ये इतनी शुद्ध हिंदी जब वो बोलेगा तो आपको पकड़ना है कि शून्य है, गालियां शून्य को पड़ रही है, यूं समझिए, गालियां शून्य को पड़ रही है, तो जितनी भी गालियां आए समझ जाओ शून्य की बात कर रहा है। शून्य मतलब अद्वितीय हल, ठीक है। और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ, शून्यतर हल भी कहते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इंग्लिश में नॉन जीरो का हिंदी नामकरण होता है शून्यतर, शून्यतर हल। हाँ, तुच्छ, तुच्छ का उल्टा, तुच्छ का उल्टा तुच्छ, नॉन ट्राइवल। कुल मिला के वो ये नाम है ना, ये नाम इसीलिए खेलता है ताकि थोड़ा सा उलझाट हो जाए, थोड़ी सी जो उलझाट है ना वो डालने की कोशिश करता है बस। और कितनी निकालोगे यार, ठीक है। अब निरर्थक, देखो कितने सारे नाम बना दिए लोगों ने। बस अब कैसे याद रख सकते हो वो रख लेना, कैसे तुम लोग इसको याद रख सकते हो ये याद रख लेना। वो हिंदी के साथ खेलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली स्थिति है कि ये वाली स्थिति है। अब बना लो, कैसे भी बना लो, मैंने सारे एक साइड लिख, जितनी भी गालियां सारी लिख दी, जितनी भी गालियां जीरो को पड़ती है वो सारी एक तरफ कर दी, और फिर समझ जाओ, खुद से समझो कि भाई कौन सी वाली बात है। जैसे ये देखो, आरपीएससी का एग्जाम्पल, ये समीकरण निकाय है। क्वेश्चन ने पूछा कि समीकरण निकाय का अनिरर्थक हल। अब सोचो अनिरर्थक क्या होता है। अनिरर्थक, ये देखो बी जीरो है, ये बी जीरो होता है ना, तभी ये नाम आते हैं अजीब अजीब। बी जीरो है, बी जीरो है तब ऐसे ऐसे नाम आते हैं। ये संस्कृत का सवाल है ना। तो वो हिंदी में बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम डालेगा, तो आपको ढूंढने अनिरर्थक। इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा एक काम करना, जब ऐसा सवाल आए ना तो इंग्लिश में जाके पढ़ लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में थोड़ा ठीक होगा। इंग्लिश में क्या करता है, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल ये यूज करता है, तो इंग्लिश वाले थोड़े से आसान होंगे, क्योंकि इंग्लिश में इतने प्रायवाची नहीं है, इंग्लिश में इतने प्रायवाची नहीं है। हिंदी में तो क्या बहुत सारी बनी हुई है इसको बोलने के लिए, इंग्लिश में इतनी है नहीं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा कम शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा, तो इंग्लिश को देख के टैली कर लेना कि क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। अब आ जाओ अनिरर्थक, मतलब जो निरर्थक नहीं है, मतलब जो सार्थक है। देखो हिंदी और पढ़ो, अनिरर्थक जो निरर्थक नहीं है, जो सार्थक है, तो उसका मतलब जीरो के अलावा है, जीरो के अलावा है मतलब सारणिक का मान जीरो है, ठीक है। इसके सारणिक का मान जीरो है। एक के थ्री के टू टू जीरो।
8 पंजे 40, k बराबर 2 और k बराबर 5/4। बस एक और लास्ट कर लो, बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। अशून्य हल, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा मतलब सारणिक का मान जीरो। वन वन -1, 3 माइनस अल्फा -3, 1 -3, अल्फा बराबर -3, तो डी आपका आंसर आ गया। बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से रियल नंबर सिस्टम की अगली क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके कोर्स के अंदर है ना, आपके कोर्स के अंदर इनकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी वीडियो सहित, आपको इसको देख सकते हैं। और कल इसका टेस्ट रहेगा, कल इसका टेस्ट रहेगा, आज ही हो गया, कल इसका टेस्ट रहेगा। कल मैट्रिक्स और सारणी का टेस्ट जरूर दीजिएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 नंबर आए, माइनस में आए। क्लास का टाइम 2:30 बजे का शेड्यूल किया हुआ, देखना 2:30 बजे किया हुआ शायद, ठीक है। टेस्ट जरूर दीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, आज कल टेस्ट है, टेस्ट आपको जरूर देना है। देखो निकालो, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। ओके।